हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी से एलएलएम एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 की फुल प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। सिलेबस क्या रहने वाला है, ऐसी क्या क्या हमारे सब्जेक्ट्स हैं जो कि हमें हेल्प करने वाले हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर करने में। फ्रेंड्स, अगर आप भी मेरठ कॉलेज मेरठ में अपनी सीट्स को सिक्योर करना चाहते हो, एलएलएम आप मेरठ कॉलेज मेरठ से करना चाहते हो, जो कि एक बेस्ट डिसीजन रहने वाला है। सीसीएस यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में भी 120 सीट्स अवेलेबल होती हैं एंड मेरठ कॉलेज मेरठ में भी 120 सीट्स अवेलेबल होती हैं एलएलएम एडमिशन के लिए। एंड जो हमारा एनएएस कॉलेज मेरठ में है उसमें भी 60 सीट्स अवेलेबल होती हैं। जब आप एडमिशन फॉर्म फिल करते हो तो आपको ना कॉलेज चूज़ करने पड़ते हैं कि कौन कौन से कॉलेज चूज़ करें। तो मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिए हैं, जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाए कि आखिर में कौन कौन से कॉलेजेस को आपको चूज़ करना है। सबसे पहले तो आप प्रेफरेंस देंगे मेरठ कॉलेज मेरठ को, जिसमें कि 120 सीट्स होती हैं। इसमें ज़्यादा हाई कट ऑफ जाती है, साथ ही में आपको थोड़ा प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी पर भी फोकस करना होगा। एंड आप सेकंड प्रेफरेंस अगर सेल्फ फाइनेंस कॉलेज चुन रहे हैं तो आप एनएएस कॉलेज को चुन सकते हैं, उसमें चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एंड अगर आप थर्ड प्रेफरेंस मुझसे पूछोगे तो मैं तो आपको सीसीएस का मेन कैंपस सजेस्ट करूँगी, ठीक है। फ्रेंड्स, अब हम बात करने वाले हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। सबसे पहले तो आपके पास होनी चाहिए 3 ईयर या फिर 5 ईयर लो डिग्री फ्रॉम अ बीसीआई रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट। एंड साथ ही में आपको, अगर आप अपीयरिंग में हैं तो भी आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। आपकी मिनिमम मार्क्स, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपके 49 से लेके 50% के बीच होने चाहिए। अगर आप SC ST या फिर OBC कैटेगरी से हैं तो आपके 48% मतलब इसमें मांगे जाते हैं। एज लिमिट की इसमें कोई एज लिमिट होती नहीं है, तो सबसे अच्छी बात तो यही है कि कभी भी आप किसी भी एज से एलएलएम कर सकते हो। फ्रेंड्स, ये तो आप सबको पता ही होगा कि जब हम किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, सबसे पहले हमें एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर जानना होता है, पैटर्न को समझना होता है, जिससे कि हम ईजिली क्रैक कर पाएँ। इसमें आते हैं 100 MCQ टाइप क्वेश्चंस, 10 मेजर एंड माइनर सब्जेक्ट्स होते हैं सिलेबस में, जिनसे 10-10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ में सबसे अच्छी बात है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 2 घंटे का आपके पास टाइम होता है, 120 मिनट्स का। साथ में आपको OMR सीट जो होती है उस पर आपको राइट ऑप्शंस को फिल करके आना है। एंड ये हमारा ऑफलाइन मोड में होता है। जब आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होने के लिए अवेलेबल होगा ना वेबसाइट पे, तो उसमें आपका सेंटर लिखा हुआ आ जाएगा कि आपको कहाँ पर जाना है अपना एंट्रेंस देने के लिए। इस बात की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि सेंटर कहाँ पर आएगा कहाँ पर नहीं, ये सब हमारा एडमिट कार्ड में ऑलरेडी प्रिंट हुआ हुआ आता है। फ्रेंड्स, अब हम बात करने वाले हैं रोड मैप की कि आखिर में फॉर्म भरने के कितने दिन बाद हमारा एडमिशन कंप्लीट हो जाता है। सबसे पहले तो आप फॉर्म फिल करोगे, अप्लाई करोगे फॉर्म के लिए, ठीक है। आप फॉर्म फिल करने के बाद आपका एडमिट कार्ड इशू हो जाता है, जुलाई में इशू हो जाएगा, है ना। फिर आपकी आएगी एंट्रेंस डेट कि आपका एंट्रेंस कौन से डे को होने वाला है, वो भी आपका जुलाई अगस्त में हो जाता है। फिर आपकी आंसर की रिलीज़ होती है, आप उसमें मैच करेंगे। अगर आप आपको एक्सपेक्टेशन है कि आपका आ सकता है तो आप तैयार रहिए अपनी सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर, क्योंकि काउंसलिंग के बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद। सितंबर में आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट लग जाती है या फिर अगस्त में ही। फ्रेंड्स, अब बारी आ चुकी है सब्जेक्ट्स को डिकोड करने की, जो कि इस वीडियो का मेन पार्ट था। सबसे पहले हम बात करेंगे पार्ट 1 की, जो कि मेजर एक्ट्स के बारे में बात करता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिससे 10 MCQ आने वाले हैं आपके एंट्रेंस में। एंड आपको हैवीली किस पर फोकस करना होगा, किस एरिया पे? सबसे पहले जो रिसेंट में अमेंडमेंट्स हुए हैं, आर्टिकल नंबर्स को याद करो, पार्ट्स कितने हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, साथ में शेड्यूल्स पर फोकस कीजिए, क्योंकि आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है ना, वो तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से ही कवर हो जाएगा, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अच्छे से कवर कर लोगे। साथ में आप BNS भारतीय न्याय संहिता, वहाँ से भी हमारे 10 MCQ आते हैं। हमें क्या करना है, रीड द बेर एक्ट थोरोली, बेर एक्ट से ही तैयारी करनी है BNS की, क्योंकि वहाँ से सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। साथ में जूरिस्प्रूडेंस में क्या होता है गाइस कि इसमें हमें मेमोराइज़ करना होता है। जितनी अच्छी हमारी मेमोराइजेशन हम करके जाएंगे ना, इतना अच्छा हमारा जूरिस्प्रूडेंस के क्वेश्चन अच्छे जाएंगे, एक्यूरेट जाएंगे, क्योंकि जो हमारा जूरिस्प्रूडेंस है उसमें जूरिस के नेम पूछे जाते हैं, क्या डेफिनेशंस हैं एंड कौन से स्कूल से बिलोंग करते हैं। खास तौर पर इन्हीं एरियाज़ पर फोकस किया जाता है जूरिस्प्रूडेंस में।
लॉ ऑफ टॉर्ट में आपको लीगल मैगजीम्स को याद करना होगा, मेमोराइज करना होगा। साथ ही में लैंडमार्क जजमेंट्स जैसे कि राइलैंड्स वर्सेस फ्लेचर, आजबाई वर्सेस वाइट, ग्लूसोस्टर ग्रामर स्कूल, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, श्यामा देवी वर्सेस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये सब केसेस को आपको याद रखना पड़ेगा, मतलब मेमोराइज करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं माइनर सब्जेक्ट्स की। पार्ट 2 में अब हम देखने वाले हैं फैमिली लॉ से। फैमिली लॉ को स्प्लिट कीजिए आप मुस्लिम लॉ एंड हिंदू लॉ में। दोनों से ही आपके 5 क्वेश्चंस को आते हैं, मतलब पूछे जाते हैं। 10 MCQ मिलाकर आते हैं हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ से। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपको सेकंड वाले कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं जाना है, सिर्फ आपको सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 75 तक की जनरल प्रिंसिपल्स पर ही फोकस करना होगा। आपको बेयर एक्ट को पढ़ना होगा, जो इलस्ट्रेशंस होती हैं ना, आपको जितना कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हो आप उतना अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखिए। साथ ही में पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से 20 क्वेश्चन आएंगे, 10-10 दोनों सब्जेक्ट से। सो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ तो इजीली हो जाएगा अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन लॉ को मास्टर कर लिया। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में क्या होता है, आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। जितना आप मतलब MCQ को प्रैक्टिस करोगे ना, आपकी एक्यूरेसी इतनी ही ज़्यादा हाई हो जाएगी। कंपनी लॉ एंड एनवायरमेंटल लॉ में अगर आप बहुत लेंथी थ्योरी पढ़ने वाले हो तो आप बिल्कुल भी ये गलती मत कीजिए। जितना आप MCQ प्रैक्टिस कर सकते हो ना, मॉक टेस्ट लगाइए, MCQ प्रैक्टिस कीजिए, वहीं से आपका 80 to 90% एक्यूरेसी मेंटेन हो जाएगी। अगर हम डेली रूटीन की बात करते हैं तो आपको हैवी लिफ्टिंग टॉपिक्स को मॉर्निंग में पढ़ना है, जैसे कि मेजर बेयर एक्ट्स। जब आपका माइंड फ्रेश होता है ना तो आपको जल्दी लर्न होती हैं चीज़ें, तो आप मॉर्निंग में टफ टॉपिक्स को उठाइए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय न्याय संहिता, ये सब टॉपिक्स को, जूरिस्प्रूडेंस एक्सेट्रा को आपको मॉर्निंग में पढ़ना है। एंड गाइस, नाइट में आपको एक्टिव रिकॉलिंग अपनानी है, मतलब जितने ज़्यादा आप MCQ प्रैक्टिस करोगे आपका माइंड इतना ही इंगेज रहेगा, आपको नींद कम आएगी। मतलब अगर आप लेंथी थ्योरी पढ़ने बैठोगे ना नाइट टाइम में, तो आपको होता है ना कि एक नींद आने लगती है, तो आपका माइंड इंगेज रहेगा। इसीलिए आप जितना हो सकता है MCQ नाइट में प्रैक्टिस कीजिए। माइंड को एक टास्क मिलता रहता है ना, तो नींद कम आती है। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे 6 विनिंग पॉइंट्स के बारे में। सबसे पहले बेयर एक्ट को सुप्रीमेसी दीजिए, अपनी स्ट्रेंथ को बनाए रखिए, वीक सब्जेक्ट्स पर फोकस ज़्यादा कीजिए। कोई भी क्वेश्चंस आपको लीव करके नहीं आना है, आपको सारे क्वेश्चन को अटैम्प्ट करके आना है। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको 10 ईयर्स के PYQ को मतलब प्रैक्टिस करना ही करना है। ये तो मस्ट है कि आपको 10 साल के पिछले PYQ LLM एंट्रेंस टेस्ट के आपको गूगल पे मिल जाएंगे इजीली। साथ में आपको रिवाइज़ करना है, जितना ज़्यादा आप रिवाइज़ करोगे इतना ज़्यादा आपको अच्छे से मेमोराइज हो पाएगी सारी चीज़ें। एंड सबसे लास्ट, आपको अपनी डॉक्यूमेंट को रेडी रखना है। हर एक डॉक्यूमेंट की आपको 2 फोटोकॉपी को, जीरोक्स कॉपी को तैयार रखना है फाइल में। Thank you so much guys for watching this video. Hope you will like this video. Bye bye.